नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अब समय आ गया है कि आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, वरना देर हो जाएगी। एक महीना कुल रह गया है आरओ एआरओ परीक्षा के लिए। इसके अलावा दोस्तों पीसीएस की डेट भी प्रीलिम्स की कभी भी घोषित हो जाएगी और फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। हमारे द्वारा भी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज़ को शुरू कर दिया गया है। जिला दर्शन के नाम से सीरीज़ शुरू हो गई है। हरिद्वार की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। आज हम दोस्तों देहरादून के बारे में डिस्कस करेंगे। भाग 2 है ये। और दोस्तों इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी को दोस्तों जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। काफ़ी समय बीत गया है, बहुत डिस्कशन हो चुका है। जो एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं उनके बारे में भूलिए और अब आगे बढ़िए। अभी आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा संवाद जारी किया गया है कि एलटी का रिजल्ट भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जारी करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा और जो भी होगा अच्छा ही होगा। हो सिलेक्शन चाहे ना हो, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो दोस्तों आपकी तैयारी आगे के एग्ज़ाम के लिए रहनी चाहिए। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अब अपनी तैयारी को शुरू करिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम दोस्तों देहरादून के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे देहरादून जिला के बारे में। देखिए देहरादून जिला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। देखिए हम बात करें दोस्तों देहरादून की, तो देहरादून दोस्तों क्या है, दून घाटी में बसा हुआ है। दून घाटियाँ जो कि बाह्य और मध्य हिमालय के बीच में स्थित होती हैं, दून घाटियाँ, उनके बीच में देहरादून नगर जिला बसा हुआ है। इसका आकार दोस्तों दोने या द्रोण के जैसा है। ठीक है, 1817 में जिले के रूप में दोस्तों ये अस्तित्व में आया था, जब इसको मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद 1975 से दोस्तों ये गढ़वाल मंडल में अवस्थित है। ठीक है, इसमें एक प्रश्न और आता है कि इसको नगर निगम कब बनाया गया, तो 9 दिसंबर 1998 को इसे दोस्तों नगर निगम बनाया गया। ठीक है, नगर पालिका को उच्चीकृत करके इसको नगर निगम बनाया गया था। ठीक है, माना जाता है कि आचार्य द्रोण का यहाँ पर आश्रम हुआ करता था, महाभारत काल के थे जो, और इसी कारण से इसको द्रोण घाटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, द्रोण घाटी के रूप में भी जाना जाता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर। यहाँ 6 ब्लॉक्स हैं दोस्तों। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 95। उनमें से 6 ब्लॉक्स हैं रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, चकराता, कालसी और सहसपुर। ठीक है, ये दोस्तों इसके 6 ब्लॉक हैं। जबकि राज्य में कुल 110 तहसीलों में से 7 तहसीलें देहरादून में हैं। चकराता, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, त्यूनी, कालसी और डोईवाला। ठीक हो गया, ये आपको याद करनी पड़ेंगे। चकराता, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, त्यूनी, कालसी और डोईवाला। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नगर पालिका से नगर निगम में इसका परिवर्तन हुआ था 9 दिसंबर 1998 में। अब देखिए दोस्तों, जो इसके विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 इसके विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं। विकासनगर, धर्मपुर, देहरादून, राजपुर दोस्तों ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, जबकि जो चकराता सीट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य में इस समय पर अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। एक है देहरादून में चकराता और दूसरी है उधम सिंह नगर में नानकमत्ता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है और ये बनता भी है कि जो राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, यानी कि बात हो रही है एसटी शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। तो एक है नानकमत्ता, दूसरी है चकराता, और अनुसूचित जाति के लिए इनकी राजपुर सीट आरक्षित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रथम विधानसभा परिसर भवन की, तो वो देहरादून में ही अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला भी देहरादून है। ये 2 जिलों को स्पर्श करता है, एक तो है उत्तर प्रदेश और दूसरा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला ये जिला है। ठीक है, राज्य में अधिकतम वर्षा वाला स्थान, यानी कि राज्य में अधिकतम वर्षा भी दोस्तों इस जिले में ही होती है। 2013 के वैसे आंकड़े हैं। राजपुर जो क्षेत्र है देहरादून का, वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल का नरेंद्र नगर भी इसके लिए बहुत
एक तरह से फेमस है। तो 3265.2 mm वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 16,96,694 जो कि 16.42% है। ठीक है, राज्य की जनसंख्या का। इनका जनघनत्व है 549। ये सारे के सारे 2011 के आंकड़े हैं। इसके बाद दोस्तों ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जिसकी 84.25% साक्षरता है। ठीक है, तो राज्य का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो देहरादून है। इसके अलावा सर्वाधिक नगरीकृत जिला भी कौन सा है दोस्तों? देहरादून है। 50.52% ये नगरीकृत है। ठीक है, ये प्रश्न अभी लोअर पीसीएस में आया था। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी दोस्तों देहरादून है। 44.48% यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, इसके बाद राज्य का दोस्तों प्रथम साइबर थाना कहाँ खुला? ये देहरादून में ही खुला है और ये 25 मार्च 2015 से चालू है। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक पुलिस थानों वाला जिला दोस्तों ये भी देहरादून ही है। यहाँ पर 20 थाने हैं। ठीक है, सबसे कम पुलिस थाने रुद्रप्रयाग में है जो कि जिनकी संख्या है 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्यों से पूर्व असुर जाति के लोगों का निवास स्थान भी यही हुआ करता था। आर्यों से पूर्व असुर जाति के लोगों का निवास स्थान इसको माना गया है हिस्ट्री में। ठीक है, अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र भी दोस्तों यहीं पर अवस्थित है। श्यामपुर देहरादून में ये अवस्थित है। ठीक है, तो अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर देहरादून में अवस्थित है। इसके बाद प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क का विकास कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ये लच्छी वाला पार्क देहरादून में किया जा रहा है। प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क का विकास कहाँ किया गया है? ये लच्छी वाला पार्क देहरादून में किया गया है। ठीक है, इसके बाद 2001-11 के दौरान 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला जिला है देहरादून। देखिए, देहरादून और हरिद्वार है जहाँ पर 2001 और 2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें देहरादून सर्वाधिक दर्ज की वृद्धि वाला जिला है। ठीक है, ये 2011 के दोस्तों आंकड़े हैं। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं देहरादून का नाम और उद्भव के बारे में। देखिए, मैंने आपको अभी बताया भी था कि जो आचार्य द्रोण का यहाँ पर आश्रम स्थित था, महाभारत काल के थे जो कि, और इसी कारण से इस घाटी को द्रोण घाटी कहलाती थी। ठीक है, ये द्रोण घाटी इसको कहा गया है। ठीक है, इसके बाद 1999 में यहाँ पर दोस्तों 1999 दोस्तों ये गलत होगा, ये 1699 होगा। 1999 यहाँ पर थोड़ा गलती से छप गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 1999 नहीं, 1699 में यहाँ पर क्या हुआ था कि गुरु राम राय द्वारा डेरा डालने के कारण इसका नाम पड़ा था देहरादून। ठीक है, इनके द्वारा क्या हुआ था ना, गुरुद्वारा यहाँ पर बनवाया गया था और जो कि नगर का केंद्र है। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला था तो इस कारण से इसका नाम देहरादून पड़ा और कालांतर में इसका नाम क्या हो गया? देहरादून हो गया। ठीक है, कुछ लोगों का दोस्तों ये भी मानना है कि गुरु राम राय के द्वारा यहाँ पर देह त्यागी गई थी। ठीक है, तो इस कारण से भी इसका नाम देहरादून पड़ा। तो मान्यता अनुसार गुरु राम राय द्वारा जब देह त्यागने के कारण भी इसका नाम देहरादून पड़ा था। ठीक है, इसका पूर्व नाम क्या? पृथ्वीपुर माना जाता था। ठीक है, इतिहासकार इसका पूर्व का स्थान, इस स्थान का नाम पृथ्वीपुर बताते हैं। ठीक है, देखिए 1804 तक ये गढ़वाल नरेशों के अधीन था, जो कि इसके अंतिम नरेश कौन थे दोस्तों? प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह जो कि देहरादून के ही खुड़बुड़ा मैदान में गोरखों के विरुद्ध युद्ध में पराजित हो गए थे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर 1804 से लेकर 1815 तक गोरखों के शासन के ये अधीन हो गया था। ठीक है, ये क्षेत्र गोरखा शासन के अधीन हो गया था। फिर इसके बाद 1815 से लेकर स्वतंत्रता तक यहाँ पर ब्रिटिश शासकों का के ये क्षेत्र अधीन आ गया था। ठीक है ना, तो 1815 में ब्रिटिश शासकों के ये अधीन हो गया था। उस समय पर सिंगोली की संधि हुई थी। तो इस पूरे क्षेत्र को ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था और टिहरी रियासत को अलग कर दिया गया था और वहाँ के राजा सुदर्शन शाह को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर तक आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, तो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों से आच्छादित रॉबर्ट्स गुफाएं केव किस नाम से विख्यात है? तो ये दोस्तों ये गुच्चू पानी। ठीक है, ये गुच्चू पानी में अवस्थित है। ठीक है, तो गुच्चू पानी के नाम से ये विख्यात है। ठीक है, देहरादून से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर पर ये रॉबर्ट्स गुफाएं हैं, ये रॉबर्ट्स गुफाएं हैं, ये केव हैं, इनको गुच्चू पानी नाम से ये विख्यात है। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगले, झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना वर्ष कब हुई थी? तो ये हुई थी 1707 में। गुरु राम राय की पत्नी माता पंजाब कौर द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो जो झंडा दरबार है, ठीक है, झंडा दरबार है वो कब स्थापित किया गया था? 1707 में। ठीक है, जो कि श्री गुरु राम राय दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना
कि ये कहाँ पर अवस्थित है, ये देहरादून में अवस्थित है, धामवाला में। ठीक है, धामवाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, गुरु राम राय की पत्नी माता पंजाब कौर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं टपकेश्वर महादेव के बारे में। देखिए, शहर से 6 किलोमीटर दक्षिण में स्थित जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो कौन सा है, टपकेश्वर महादेव मंदिर अवस्थित है। ठीक है, इसका टपकेश्वर नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर निरंतर जल टपकता रहता है, तो इसलिए इसको टपकेश्वर महादेव मंदिर बोला जाता है। ठीक है, देखा जाए तो क्या है, ये एक शिव मंदिर है। ठीक है, शिव मंदिर है, शिवरात्रि के दिन पर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। तो टपकेश्वर महादेव क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर निरंतर जल टपकता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह स्थल जहाँ महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या एवं पुत्र अंजनी के साथ किया था, के साथ, ये शायद दोस्तों यहाँ पर ये गलत यहाँ पर शायद ये छपा हुआ है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। वह स्थल जहाँ महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या एवं पुत्री अंजनी के साथ, ये यहाँ पर दोस्तों तप होगा। ठीक है, यानी कि तपस्या की थी। ठीक, तो तपस्या की थी, तो ये कौन सी जगह है दोस्तों, ये है चंद्रबदनी गौतम कुंड में, जो कि ऑफकोर्स कहाँ पर अवस्थित है, देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, तो महर्षि गौतम ने इसी स्थान पर अपनी पत्नी अहिल्या एवं पुत्री अंजनी के साथ 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। ठीक है, तो यहाँ पर गौतम कुंड भी अवस्थित है, जिसमें लोग पवित्र स्नान करते हैं। ठीक है, इसके बाद रोमांचकारी खेलों से संबंधित मनोरंजन पार्क यहाँ पर अवस्थित है, जिसका नाम है फन वैली। ठीक है, तो फन वैली कहाँ पर अवस्थित है, ये भी देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मालसी डियर पार्क। ठीक है, मालसी डियर पार्क दोस्तों ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, पूछा जाता है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। शहर से दूर थोड़ा मसूरी मार्ग में आप जाइए तो वहाँ पर आपको मिलेगा मालसी डियर पार्क। ठीक है, अब देखा जाए तो ये कन्वर्ट हो चुका है राज्य के पहले चिड़ियाघर में। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर कहाँ खोला गया, देहरादून में, तो मालसी डियर पार्क में ही खोला गया है। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं राजाजी राष्ट्रीय पार्क, इसके बारे में तो आप जानते होंगे, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, 1983 में खुला था ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क। कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये देहरादून में ही अवस्थित है। ठीक है, तो इसको जो मोतीचूर, चीला और राजा जी को मिलाकर बनाया गया था ना, और ये हमारे चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी के नाम पर है। ठीक है, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल भी वही हुए और भारतीय भी वही हुए, तो वो उनके ही नाम पर ये रखा गया है, इस राजाजी राष्ट्रीय पार्क का नाम। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा भी एक महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों। ये किस लिए अवस्थित है, क्योंकि यहाँ पर गंधक युक्त जल निकलता है। ठीक है, और गंधक से क्या होता है दोस्तों, चर्म रोग दूर होने में मदद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर गंधक युक्त जल वाला ये प्राकृतिक स्रोत है, तो ये भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। सहस्त्रधारा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनेक समूह में धाराएं निकलती हैं, तो इसलिए इसको नाम सहस्त्रधारा बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा टाइगर प्रपात, पूछा जाता है कि टाइगर प्रपात कहाँ पर है दोस्तों, ये चक्राता में अवस्थित है। चक्राता से 5 किलोमीटर के आसपास ये अवस्थित है। इसके बाद चार सिद्ध पर भी प्रश्न आ चुका है। देखिए, दत्तात्रेय भगवान है, उनके 84 सिद्ध हैं, दत्तात्रेय भगवान। ठीक है, दत्तात्रेय मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्ध हैं, उनमें से जो 4 सिद्ध हैं वो देहरादून में अवस्थित हैं। ठीक है, इसमें जो 4 सिद्ध हैं वो हैं लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। अभी इस पर आधारित प्रश्न आया था। ठीक है, तो ये जो सभी सिद्ध हैं दोस्तों कहाँ पर अवस्थित हैं, देहरादून में। लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। ठीक हो गया, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण जौनसार बावर के बारे में। ठीक है, तो देहरादून का ये जनजातीय क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, और ये देहरादून के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। कालसी, चक्राता और त्यूनी, इस तहसील को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसको जौनसार बावर क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य तहसीलें कौन कौन सी है, कालसी, चक्राता और त्यूनी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जौनसारी जनजाति निवास करती है, तो इसलिए ये जौनसार बावर के नाम से जाना जाता है। और जौनसार बावर क्षेत्र एक महत्वपूर्ण जनजातीय क्षेत्र है, देहरादून के उत्तर पश्चिम दिशा में ये अवस्थित है। ठीक है, ये जो अवस्थित है यमुना और टोंस नदियों के मध्य में अवस्थित है। ठीक है, अब इस क्षेत्र के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जौनसार बावर के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इनसे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। कालसी अशोक का शिलालेख उत्कीर्ण है। भाई कालसी शिलालेख हमारे राज्य का सबसे पुराना शिलालेख है। ठीक है, ये पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। कालसी शिलालेख पर तो हमने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है, तो और इस पर तो प्रश्न आते ही रहते हैं। ठीक है, तो कालसी शिलालेख अशोक का शिलालेख है ये, और ये कहाँ पर उत्कीर्ण है दोस्तों? ये पाली भाषा ब्राह्मी भाषा में यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि का इसमें दोस्तों प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा लाखा मंडल ये भी एक ऐसी जगह जिससे प्रश्न आते रहते हैं। तो ये दोस्तों यमुना तथा रिखनाड़ नदी है, इसके संगम पर ये अवस्थित है। चक्राता से कुछ दूरी पर यह अवस्थित है, और महाभारत काल में जो लाक्षागृह बनाया गया था वो यहीं पर ही बनाया गया था, और यहाँ पर मूर्तियों के भंडार भी पाए गए हैं। लाखा मंडल में मूर्तियों के कई भंडार पाए गए हैं, तो यहाँ पर इसलिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कभी ये भी बोला जाता है कि यहाँ पर लाख मूर्तियाँ थी, इसके कारण इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पर लाखों मूर्तियों के भंडार पाए गए हैं, मतलब मूर्तियों के भंडार पाए गए हैं काफ़ी मात्रा में। और इसके अलावा यहाँ लाक्षागृह बनाया गया था महाभारत काल में, तो लाखा मंडल देहरादून में ही अवस्थित है। चक्राता से कुछ दूरी पर यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पर ये अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। बैराटगढ़, ठीक है, ये बैरागढ़ गलत हो गया, ये बैराटगढ़ होगा। ठीक है, बैराटगढ़। ठीक, ये भी स्थल दोस्तों चक्राता के कुछ दूरी पर स्थित है, और ये चौरानी चोटी पर अवस्थित है। ठीक है, ये सारे प्लेस कहाँ पर हैं? देहरादून में ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा अंदर तक की बात हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो महाभारत काल के पुलिंद राजा विराट की ये राजधानी मानी जाती है। उत्तराखंड की ऐतिहासिक काल की हमने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था विराटगढ़ी के बारे में। तो महाभारत काल के पुलिंद राजा विराट की ये राजधानी थी। ठीक, और विराट की पुत्री थी उत्तरा, उसी से ही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। ठीक, तो वैराटगढ़ी भी आप याद करेंगे कहाँ पर अवस्थित है? चक्राता से कुछ दूरी पर अवस्थित है, चौरानी चोटी पर, और ये देहरादून में ऑफ कोर्स अवस्थित है। ठीक, अगला देखते हैं। जौनसार बावर का प्रमुख तीर्थ स्थल, वहाँ के लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थल है हनोल। ठीक है, चक्राता से ही पास में ये अवस्थित है। जौनसार बावर लोगों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है हनोल। यहाँ पर महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि इनके प्रमुख देवता है महासू, और उनका प्रमुख मंदिर भी यहीं पर ही अवस्थित है। ठीक हो गया। इसके बाद कुछ और प्लेस, रामताल गार्डन। ठीक है, ये एक पिकनिक स्पॉट टाइप का है, चक्राता से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद काणासर भी क्या है कि एक आप ओपन स्पॉट्स को मान लीजिए, जहाँ पर पर्वत हैं, घने जंगल हैं, तो पर्यटन स्थल है, ये भी चक्राता से 26 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं देववन। ये भी एक पिकनिक स्पॉट है, ठीक, जो कि चक्राता के ही आसपास है। तो ये सभी जगहें कहाँ पर हैं? देहरादून में अवस्थित है। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे पर्वतों की रानी मसूरी के बारे में, क्योंकि मसूरी भी कहाँ पर है? देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मसूरी के बारे में। दोस्तों, इसकी जो खोज है वो 1825 में की गई थी। देखिए दोस्तों, जो मसूरी शहर है वो हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है। ठीक है, और इसके जो संस्थापक है दोस्तों वो थे कैप्टन यंग। ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल आर्मी में काम करने वाले आयरिश अफसर थे कैप्टन यंग। ये पूछा जा चुका है कि मसूरी शहर की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी में काम करने वाले आयरिश अफसर जो थे कैप्टन यंग, इनके द्वारा मसूरी की खोज की गई थी 1825 में। ठीक है, इसके बाद पहली जो इमारत है, यहाँ की पहली इमारत बनी थी मलिंगार होटल, जो कि 1827 में बनी थी।
ठीक है। सर्वेक्षण कार्यालय यहाँ पर कब स्थापित किया गया था? तो ये जो सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया गया था सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट के द्वारा 1832 में यहाँ पर सबसे पहला सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया गया था। 1832 में भारत की सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ क्या किया था? पहला सर्वेक्षण कार्यालय को स्थापित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको गंगोत्री यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस नगर को गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो कौन है दोस्तों? वो है मसूरी। ठीक है, विंटर लाइन की घटना भी यहीं पर होती है। ठीक है, विंटर लाइन की घटना के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो विंटर लाइन की घटना भी, प्रसिद्ध विंटर लाइन की घटना भी यहीं होती है। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है गन हिल पहाड़ी। ठीक है, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पहले आ चुका है। तो गन हिल पहाड़ी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थल हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पूछा जाता है कैंपटी फॉल, बहुत बार पूछा जा चुका है कैंपटी फॉल। ठीक है, मैसी फॉल, चक्राता फॉल, भट्टा फॉल, इनसे सभी से प्रश्न आ चुके हैं। हार्डी फॉल, कैमल्स बैक, ठीक है, म्यूनिसिपल गार्डन, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, नाग टिप्पा, तोप टिप्पा, धनौल्टी, ये सभी यहाँ की प्रमुख स्थल हैं। नाग देवता मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, तिब्बती स्तूप, हैप्पी वैली, विनोग हिल, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इसके अलावा क्वेल सेंचुरी, ठीक है, क्लाउड एंड, वन चेतना केंद्र, लंढौर बाजार ना, कुलड़ी बाजार, ये सभी यहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों ऋषिकेश के बारे में। ठीक है, ऋषिकेश जो कि अगेन देहरादून जिले में अवस्थित एक महत्वपूर्ण नगर है, एक उपनगर है जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों कौन, ऋषिकेश जिसका प्राचीन नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, इसका प्राचीन नाम था कुब्जा ब्रक। ठीक है, कुब्जा ब्रक जो कि ऋषिकेश का एक प्राचीन नाम है और ये गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर अवस्थित है कौन? ऋषिकेश। ठीक है, अब यहाँ के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है तपोवन। तो दोस्तों जो तपोवन है वो ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर स्थित है और टिहरी जिले में अवस्थित है। हालांकि टिहरी जिले के अंतर्गत आता है लेकिन ऋषिकेश के बिल्कुल पास में अवस्थित है। तो तपोवन कहाँ पर है एक्चुअली दोस्तों? कहाँ पर अवस्थित है? ये टिहरी जिले में अवस्थित है, लेकिन कहाँ माना जाएगा? ऋषिकेश में माना जाएगा क्योंकि ऋषिकेश के बिल्कुल पास है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि ऋषिकेश में ही अवस्थित है। तो लक्ष्मण जी का यहाँ पर एक मंदिर है। ठीक है, लक्ष्मण जी का एक मंदिर है और वैसे देखा जाए तो ये भी टिहरी जिले के अंतर्गत आता है क्योंकि जो ऋषिकेश है दोस्तों बिल्कुल टिहरी जिले की बाउंड्री पर अवस्थित है। लेकिन क्योंकि ऋषिकेश के वो ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन जिले के किसके अंतर्गत आएगा? टिहरी जिले की बाउंड्री के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ के प्राचीन मार्ग पर ऋषिकेश से 5 किलोमीटर ऊपर पे अवस्थित है। तो झूला पुल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो 140 मीटर लंबा झूला पुल है, एक बहुत पुराना भ्रमण स्थल है। ठीक, इसके बाद त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट क्या है? ये एक स्नान घाट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब शाम हो जाती है तो यहाँ पर गंगा तट पे गौ आरती होती है। ठीक है, तो गो आरती यहाँ पर होती है। तो त्रिवेणी घाट ये भी कहाँ पर अवस्थित है? ऋषिकेश में अवस्थित है। इसके बाद वेरी फेमस नीलकंठ महादेव। ठीक है, नीलकंठ महादेव शिव का मंदिर है दोस्तों। ये गंगा नदी के किनारे पर लक्ष्मण झूला के पास पर अवस्थित है। ठीक है, और ये कहाँ पर अवस्थित है? ये दोस्तों पौड़ी में अवस्थित है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पौड़ी है वो भी दोस्तों बिल्कुल करीब से यहाँ पर बाउंड्री बनाता है। तो नीलकंठ महादेव दोस्तों कहाँ पर है? जो लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये अवस्थित है। ठीक है, और ये शुंभ निशुंभ पर्वत पर अवस्थित है। यहाँ शुंभ निशुंभ पर्वत है, उस पर अवस्थित है। तो पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है और ये देखा जाए तो ऋषिकेश के बिल्कुल पास में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद भरत मंदिर की बात करते हैं। तो जो भरत मंदिर है ये ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, त्रिवेणी घाट के ये आसपास है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कैलाश निकेतन मंदिर। कैलाश निकेतन मंदिर दोस्तों ये है आपका 13 मंजिला भवन है और यहाँ पर लक्ष्मण झूला के ये पास में अवस्थित मंदिर है। तो कैलाश निकेतन मंदिर है जो क्या है दोस्तों? 13 मंजिल भवन का
मंदिर है, मतलब कि 13 मंजिल का ये मंदिर है। ठीक है, ये स्थान भी दोस्तों कहाँ पर है, पौड़ी जिले में वैसे अवस्थित है, लेकिन ऋषिकेश में इसको माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए शिवानंद झूला, ये भी दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है, इसको राम झूला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है, राम झूला है। और स्वर्ग आश्रम के दोस्तों ये निकट है, यानी कि ये स्वर्ग आश्रम जो है ना जगह, वहीं पर स्वर्ग आश्रम एक जगह है, तो वहाँ पर दोस्तों ये गंगा नदी के तट पर ये अवस्थित है। इसका दूसरा नाम है राम झूला। ठीक है, इसके बाद शत्रुघ्न मंदिर। शत्रुघ्न मंदिर दोस्तों किसको समर्पित है, ये भगवान के जो भाई हैं शत्रुघ्न, उनको समर्पित है। ठीक है, ये भी ऋषिकेश के पास में अवस्थित है। इसके बाद शिवानंद आश्रम। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों स्वामी शिवानंद के द्वारा की गई थी, ये प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र है। इसके बाद मुनि की रेती। मुनि की रेती के बारे में भी आप जानते होंगे, ये भी दोस्तों ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर अवस्थित है। वैसे किसके अंतर्गत आता है, टिहरी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर अवस्थित है, ऋषिकेश में ये अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद 84 कुटिया। ठीक, 84 कुटिया ये भी दोस्तों एक 1967 में स्थापित की गई थी, और ये देखा जाए तो पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित आती है। ठीक है, मतलब पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये आता है, और ये 1967 में अवस्थित है 84 कुटिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी। शिवपुरी रिवर राफ्टिंग के लिए ये प्रसिद्ध स्थल है, और ये ऋषिकेश में ही अवस्थित है। ठीक है, और ये जो शिवपुरी है ये भी टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है। जो ऋषिकेश टिहरी हैं बिल्कुल आपस में है, तो ये सभी जो क्षेत्र हैं ये टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन ये ऋषिकेश, क्योंकि मेन जो उपनगर है पास में वो कौन सा है, वो है ऋषिकेश, तो ये ऋषिकेश के अंतर्गत ही माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि किस के पास अवस्थित है, तो आपका ऋषिकेश राइट आंसर होगा, ना कि टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल के तो बिल्कुल बाउंड्री पर है ना, लेकिन जो मेन स्थल है वो कौन है उसके पास में, वो है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश के ही में ही ये सब चीजें मानी जाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख मेले हैं जिनके बारे में डिस्कस करना रह गया था। तो अब गढ़वाल देहरादून क्षेत्र में जो प्रमुख मेले लगते हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला है मेला, वो है नुड़ाई मेला। नुड़ाई मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, ये जौनसार क्षेत्र में देहरादून में लगता है। भेड़ पालकों के लिए प्रसिद्ध मेला है नुड़ाई मेला, कई बार ये पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों है कुआनू मेला, जो कि दीपावली के अवसर पर लगता है जौनसार क्षेत्र में। चक्राता में दोस्तों ये मेला मनाया जाता है। इसके बाद चखोली मेला, जखोली मेला, ये भी जौनसार क्षेत्र का एक प्रमुख मेला है, चक्राता में ये दोस्तों मनाया जाता है। इसके बाद इसकी जागड़ा मेला, जागड़ा मेला पर तो अभी आधारित प्रश्न भी आया था, तो ये महासू देवता मंदिर में मनाया जाता है। हनोल जौनसार, हनोल जो कि मैंने बोला इनके जौनसारियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, महासू देवता का मंदिर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमेशा जागड़ा मेला मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गनियात का मेला। गनियात का मेला दोस्तों ये बिस्सू के अवसर पर बनाया जाता है जौनसार क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद आता है टपकेश्वर मेला। तो टपकेश्वर मेला कहाँ पर बनता है दोस्तों, ये शिवरात्रि के टाइम पर टपकेश्वर मंदिर में मनाया जाता है शिवरात्रि, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बिस्सू मेला। ठीक है, बिस्सू मेला भी दोस्तों जौनसार बावर क्षेत्र में मनाया जाता है, एक तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चक्राता क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद खंगला मेला। ठीक है, खंगला मेला दोस्तों ये सागर ताल नाला पानी के करीब में मनाया जाता है देहरादून में। ठीक है, ये सभी मेले दोस्तों कहाँ पर हैं, देहरादून में मनाए जाने वाले मेले हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दुदली भद्रराज मेला, दुदली भद्रराज मेला या खाली भद्रराज मेला भी बोल दीजिए, ये मसूरी के पास में मनाया जाता है, देहरादून में अवस्थित है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट झंडा मेला। ठीक है, गुरु राम राय के जन्म दिवस पर 1699 से दोस्तों ये मेला मनाया जाता है। गुरु राम राय, ठीक है, इनके जन्म दिवस पर हमेशा ये मेला मनाया जाता है 1699 से, और ये देहरादून में मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों देहरादून के प्रमुख मेले। तो ये था दोस्तों जिला दर्शन देहरादून का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नॉलेजेबल लगी होगी। अपनी तैयारी को आप शुरू कर दीजिए और हमारे साथ इन सीरीज़ का पार्ट बन जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।